ये क्वेश्चन में पावर डिलीवर्ड हमें निकालना है, तो करंट निकाल लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल करंट थ्रू 10 वोल्ट बैटरी, करंट थ्रू 10 वोल्ट बैटरी। देखो बहुत आसान तरीका है, करंट कैसे निकालेंगे हम। हमें पता है जो करंट ये बैटरी से निकलेगा घूम फिर के अपने घर पे ही आने वाला है। तो यहाँ पे देखो निगेटिव टर्मिनल मतलब करंट यहाँ एंटर करेगा। करंट कहाँ से एंटर कर रहा है? ये ब्रांच से और ये ब्रांच से करंट एंटर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये ब्रांच का कितना करंट एंटर कर रहा है और ये ब्रांच में से कितना करंट एंटर कर रहा है वो हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ये ब्रांच में से कितना करंट एंटर कर रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस देखो x माइनस जीरो डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 5 ओहम। सो आई विल से x माइनस जीरो डिवाइडेड बाय 5, v बाय r, v बाय r इज करंट। ओके, प्लस ये एक आ गया। अभी दूसरा कौन आएगा? ये वाला, यहां से कितना है वो x प्लस 30 डिवाइडेड बाय, एक्चुअल में क्या होगा x प्लस 30 माइनस जीरो, तो मैंने माइनस जीरो नहीं लिखा, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज 10, ये मैंने 10 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, x की वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू कितनी है? -5, तो दिस इज -5/5 प्लस -5 + 30/10। जगह चाहिए, नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसे। we'll bring this to the next page, copy। ये यहाँ पे रहा। तो करंट थ्रू 10 वोल्ट बैटरी इज -1, और ये कितना आ जाएगा 30 माइनस 5 प्लस 25/10, दैट इज -1 प्लस 2.5, कितना आएगा ये 1.5 एम्पियर। तो करंट थ्रू 10 वोल्ट बैटरी इज 1.5 एम्पियर। सो पावर इन 10 वोल्ट बैटरी इज E इंटू आई, कितनी थी वो 10 इंटू करंट कितना है 1.5, दैट इज 15 वैट, 15 वैट। ठीक है, तो दूसरा माइक बंद कर दो, किसी का माइक ऑन है। सो ये हो गई पावर इन 15 10 वोल्ट बैटरी। अभी दूसरी कौन सी बैटरी है 30, ये बैटरी, फॉर दिस बैटरी ठीक है, देखो अभी 30 वोल्ट बैटरी में क्या करना है। अभी 30 वोल्ट बैटरी के लिए क्या होगा, इसके टर्मिनल्स देखो x+30 है। ठीक है, और ये एंड कितना है 0 है नीचे, रेजिस्टेंस कितना है 10, तो आई कैन से ऊपर भी कर सकते हो, ये मैंने नीचे किया है, ये डिफरेंस, दैट डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस बैटरी। सो करंट थ्रू 30 वोल्ट इज इक्वल्स टू 25 x+30 डिवाइडेड बाय 10। x कितना था हमारा, x is -5, so -5 + 30 divided by 10 through 30 volt is 25/10, that is 2.5 एम्पियर। ठीक है, अच्छा, तो अभी पावर थ्रू 30 वोल्ट विल बी इक्वल्स टू 30 इंटू 2.5, that is 75 watt। पावर डिलीवर्ड बाय 30 वोल्ट बैटरी इज 75 watt। ठीक है, तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड, कौन सी बैटरी बाकी है अभी 15 वोल्ट वाली। 15 वोल्ट वाले में देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है, यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है जो x+30 लिखा है, -5 + 20 + 30, कितना आया था वो 25। सो यहाँ पे 25 वोल्ट है, सो दिस पोटेंशियल इज 25 वोल्ट, और ये पोटेंशियल भी 25 वोल्ट है। So there will be no current supplied or absorbed by this 15 volt battery, as these 2 points are at the same potential
ये ऊपर के ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे करंट थ्रू 15 वोल्ट विल बी इक्वल्स टू 25 minus 25 divided by 5, that is 0 ampere. So power consumed or delivered by 15 volt will be 0. लिख लो ये। सर आपने वो 10 वोल्ट निकालने के लिए दोनों को ऐड क्यों किया है? कौन सा? सर जब ये करंट इन 10 वोल्ट 10 बैटरी के लिए। निकाला तो ठीक है, यहाँ पे देखो करंट क्या है, कोई बैटरी का क्या फंक्शन क्या होता है, बैटरी क्या करती है, बैटरी करंट देती है। हाँ तो बैटरी जो करंट देगी वो करंट वापस भी आ जाएगा उसके अंदर। हाँ ठीक है, तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, कितना करंट गया वो निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था ना, कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर बहुत घूम के आ रहा है, फिर घूम के आ रहा है। तो हमने कहा कि निगेटिव टर्मिनल मतलब यहाँ पे करंट एंटर करेगा बैटरी के अंदर। वहां पे तो दो ही पॉइंट है ना एंटर करने के लिए, हम्म दो ही रास्ते हैं एंटर करने, निकलने के बहुत रास्ते हैं, यहाँ से गया या यहाँ से गया। तो हमने कहा कि जहां पे वो एंटर करेगा वो वाला इक्वेशन ले लो। तो हम देखा कि यहाँ से एंटर कर रहा है ये ब्रांच से, तो हमने यहाँ से कितना करंट एंटर कर रहा है वो देखा, x-0/5। फिर यहाँ से कितना एंटर करेगा, x+30 -0/10। तो ये दोनों को हमने ऐड कर दिया, इस तरीके से करंट मिल गया। ओके सर। So the next question, two wires of same mass having ratio of lengths 1:2, कॉमा डेंसिटी का भी रेशियो दिया है, डेंसिटी 1:3 एंड resistivity 2:1, full stop. These are connected one by one to the same voltage supply. The rate of flow, the rate of heat dissipation in the first wire is found to be 10 watt. Find the rate of heat dissipation in second wire. Find the rate of heat dissipation in second wire. लिख लिया पहले, देखो सॉल्यूशन, फिर बाद में छाप लेना इसे। क्वेश्चन में डेटा दिया है, काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन। टू वायर्स ऑफ सेम मास, दो वायर है, निकाल लो दो वायर। दिस इज वन वायर, दिस इज अनदर वायर ऑफ सेम मास, ये भी m है, इसका मास भी m है। रेशियो ऑफ लेंथ्स आर 1:2, L1:L2 दिया है 1:2। डेंसिटी, डेंसिटी गिवन है, d से दिखाते डेंसिटी, d1:d2 इज इक्वल्स टू 1:3। रेजिस्टिविटी रो से दिखाएंगे, रेजिस्टिविटी ρ1:ρ2 इज इक्वल्स टू 2:1। दीज आर कनेक्टेड, कौन दीज आर कनेक्टेड, दिस टू वायर वन बाय वन, एक के बाद एक लगाया, टू द सेम पोटेंशियल, मतलब ये वायर वन
ये अनदर वायर 2, it has been supplied same potential, the same voltage supply. The rate of heat dissipation in the first wire is found to be 10 watt. ये फर्स्ट वायर में कितना रेट ऑफ हीट डिसिपेशन हो रहा है, 10 watt. द रेट ऑफ डिसिपेशन इन द सेकेंड वायर, यहाँ पे कितना होगा सेकेंड वायर में रेट ऑफ डिसिपेशन, मतलब पावर कंज्यूम, और हीट डिसिपेशन कितना होगा वो पूछा है, ठीक है। कुछ पावर के फॉर्मूला के साथ खेलना है यहाँ पे। पावर का क्या फॉर्मूला होता है, थर्मल पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। ये सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे लगाया ना, सो दिस मस्ट बी इन पैरेलल, वन टू द सेम वोल्टेज सप्लाई, so these are not in series, these are connected to the same power like this, ठीक है। ये 100 और इसका पावर निकालना है, ठीक है। अच्छा, रेशियोज भी हमें गिवन है, दीज आर द फ्यू रेशियोज, ठीक है, और पावर का फॉर्मूला भी है, एंड दीज आर कनेक्टेड टू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस भी, तो दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। सो इफ आई राइट P1 by P2, कैन आई राइट R2 upon R1, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, एज V1 इज इक्वल्स टू V2, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, सेम है। अभी हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, सब लोगों को रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है। लास्ट एपिसोड में, लास्ट चैप्टर में हमने देखा था R इज इक्वल्स टू ए, R इज इक्वल्स टू रो L बाय ए, वो पुट करेंगे हम। दूसरी चीज, यहाँ पे एरिया तो नहीं पता है, और मास के फॉर्म में डेंसिटी दी है, यहाँ पे डेंसिटी, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे फॉर्मूला के अंदर, जो लास्ट एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था मास के रिलेटेड, कैसे करेंगे अंदर। दोनों का मास सेम है, बोथ आर हैविंग द सेम मास है, सो m1 इज इक्वल्स टू m2 है, ठीक है। और मुझे डेंसिटी भी पता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम v, सो मास को क्या लिखा जा सकता है, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम v, ठीक है। और यहाँ पे दिया है m1 इज इक्वल्स टू m2, सो कैन आई से d1 v1 इज इक्वल्स टू d2 v2। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं हम, को क्या लिख सकते हो तुम, एरिया इंटू लेंथ l, तो ये लिखा जाएगा यहाँ पे d1 a1 v1 इज इक्वल्स टू d2 एरिया इंटू लेंथ, सर d1 a1 l1 इज इक्वल्स टू d2 a2 l2, इतना छाप लो, बाकी कुछ नहीं, हो ही गया है क्वेश्चन अभी। तो क्वेश्चन को रिमूव किया मैंने, और यहाँ से इसको ऊपर लेते हैं, ठीक, चलो क्लियर, ठीक है। यहाँ तक आ गए हम, कैसे आ गए, मास सेम है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखा, वॉल्यूम को यहाँ पे पुट किया। यहाँ से रेशो निकालो a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 विल बी इक्वल टू d2 l2 अपॉन d1 l1, ठीक है। चलो अभी ये फॉर्मूला को लिया हमने, उसके पहले हम रेजिस्टेंस के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, बिफोर टेकिंग द फॉर्मूला, ये हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। सो इफ यू से R2 बाय R1, R2 बाय R1 क्या होगा, रो 2 L2 अपॉन A2 डिवाइडेड बाय रो 1 L1 अपॉन A1, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, रो 2 L2 अपॉन रो 1 L1 इंटू A1 ऊपर जाएगा और A2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये R2 अपॉन R1 हो गया, ठीक है। गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं हम, A1 अपॉन A2 की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट कर दो, कैन से R2 अपॉन R1 इज इक्वल्स P1 अपॉन P2 है ना, P1 अपॉन P2 इज R2 अपॉन R1, ठीक है। और R2 अपॉन R1 के लिए ये वैल्यूज पुट कर रहे हैं, दैट इज रो 2 L2 अपॉन रो 1 L1 इंटू A1 A2 को सब्स्टिट्यूट में ये कर रहा हूँ, दैट इज D2 L2 अपॉन D1 L1, ठीक है। स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे रो 2 D2 L2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो 1 L रो 1
D1 ρ1 D1 L1 स्क्वायर। ठीक है, अभी वैल्यूज पुट करके मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है, क्या रेशियो आ रहा है। यू हैव ऑल दिस रेशियो अवेलेबल हियर, L1/L2, D1/D2, ρ1/ρ2 का रेशियो। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो एंड लेट मी नो द पावर रेशियो। सो P1/P2 इज इक्वल्स टू, रेशियो पुट किया 1/2 इंटू 3/1 इंटू 2/1 का स्क्वायर या 6। P1 ऑलरेडी गिवन था 10, P1 की वैल्यू 10 गिवन थी, वो सब्स्टिट्यूट की, डिवाइडेड बाय 6 किया तो P2 मिल गया। तो आंसर इज 5/3 वैट। इस क्वेश्चन में दिया है ए 500 watt heater is designed to operate at 200 volt potential difference. If it is connected, if it is connected across 160 volt line, comma, find the heat it will produce in 20 minutes. क्वेश्चन तुम लोग, तो ये डायग्राम हो गई स्कीमेटिक डायग्राम, 160 वोल्ट लाइन से कनेक्टेड है, 500 वैट इसकी रेटिंग है, पावर कंज्यूम, मैक्सिमम पावर कंज्यूम इतनी इसकी 500 वैट है। जब 200 वोल्ट को कनेक्ट किया हमने तो 160 पे कनेक्ट किया है, तो 500 वैट ये कंज्यूम नहीं करेंगे, उससे कम ही होगा। सबसे पहले हमने इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं, इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें चाहिए क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं होगा। हमने लिखा कि पावर इज इक्वल्स टू V²/R। सो R यहाँ से आ जाएगा V²/P। तो V² यहाँ पे इसके रेटिंग वाला 200 पुट करेंगे, तो 200 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय पावर 500। तो डिवाइडेड बाय हमने किया इसे 500, ये कितना आता है, ये आना चाहिए 80 ओहम। सो रेजिस्टेंस ऑफ दिस हीटर इज 80 ओहम। सर पावर और अभी वर्क क्या के करेंगे, बीच में रिलेशन क्या होता है? सर वो उसको V डैश वर्क इज 160 जूल। लेके P डैश निकाल लेंगे। हाँ सही है, ठीक है। अभी यहाँ पे फिर ये तो हो गई फर्स्ट स्टेप, ये हाँ। हो गई सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में करेंगे अक्रॉस 160 volt line, the power consumed by heater will be, P डैश से दिखा है उसे, P डैश इज इक्वल टू V²/R। इस बार हम वो V कौन सा पुट करेंगे जो कंज्यूम करने वाला है 160। पोटेंशियल पे, 160 का स्क्वायर है, ये रेजिस्टेंस 80। ठीक है, ये आ जाएगा 320 वैट। ठीक है, तो हमारे पास पावर आ गई, हमें हीट चाहिए ना, हीट विल बी इक्वल्स टू वर्क निकाल लेंगे। पावर इंटू टाइम। हाँ जरूरत नहीं वर्क निकालने की, पावर इंटू टाइम करो। हाँ वही एक ही बात हो गई, पावर को वर्क। 320 इंटू 1200 सो पावर कितना कंज्यूम कर रहा है, 320, कितने समय में, 1200 सेकेंड्स। 20 मिनट्स। सो 20 इंटू 60, सो 32, 384 किलो 320, जूल आता। 1200, 84 किलो जूल। ठीक है, ये इसका आंसर है। सो हीट प्रोड्यूस्ड हियर इज 384 किलो जूल। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों हो गया, क्वेश्चन ने पूछा है करंट पास हो रहा है रेजिस्टेंस से और वो डिक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली, विच इज डिक्रीजिंग। ठीक है, यूनिफॉर्मली जीरो हो जा रहा है, मतलब वेरी कर रहा है ना, स्टेडी करंट नहीं है, वेरी कर रहा है, यूनिफॉर्मली रिड्यूस्ड हो रहा है।
इन टी इंटरवल एंड टोटल चार्ज क्यू पास थ्रू दिस रेजिस्टेंस, और क्यू चार्ज उसके अंदर से पास हो रहा है। अभी पूछा है फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टेंस इन दिस प्रोसेस। अगर करंट कांस्टेंट होता तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लेते, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। बट यहाँ पे टी क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, ठीक है, तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इनिशिएट करते हैं इसको एज इन गिवन क्वेश्चन, current is decreasing uniformly, so we use H is equals to I square R dt और इंटीग्रेट करेंगे 0 to t, 0 to t, ठीक है। 0 to t, ये t टाइम में कितना करंट रिड्यूस हुआ और कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, ठीक है। सबसे पहले कुछ चीजें हमें लगेंगी इसको इनिशिएट करने के लिए। देखो किस प्रकार से, एट t इज इक्वल्स टू 0, जब t इज इक्वल्स टू 0 टाइम था तब करंट हुआ होगा, लेट्स से I इज इक्वल्स टू आई नॉट, और जैसे ही टाइम कैपिटल T हुआ करंट 0 हो गया, बिकॉज इट इज रिड्यूसिंग। पहले कुछ था अभी रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। और ये कैसा है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है। तो इसका हम पहले तो ग्राफ निकालते हैं। ग्राफ कैसा आएगा इसका, अगर मैं ग्राफ निकालू करंट वर्सेस टाइम का, तो ये ग्राफ इस तरीके से कुछ बनेगा, ये टाइम t और यहाँ पे I। तो t इज इक्वल्स टू 0 पे मान लिया हमने करंट था आई नॉट, एंड कैपिटल T टाइम में करंट यूनिफॉर्मली डिक्रीज हुआ। यूनिफॉर्मली डिक्रीज हुआ तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी इस तरीके से, तो इसका ये ग्राफ बनेगा, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। कोई मुझे बताएगा इसका स्लोप पॉजिटिव है या निगेटिव है, क्योंकि मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉ करनी है अभी। स्लोप रिड्यूस हो रहा है तो स्लोप हम लेते हैं निगेटिव। नेगेटिव। अगर लाइन ऐसी होती है तो इसको कहते हैं इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, इसका स्लोप निगेटिव है। ये ऑब्ट्यूस एंगल है इसलिए स्लोप इसका निगेटिव है, ठीक है। अभी हम इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉ करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन, क्योंकि अब मुझे इक्वेशन चाहिए ना, ये कोई लाइन नहीं है, ये हमारा एक रिलेशन है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक स्ट्रेट लाइन आ गई। आ गया मतलब मुझे करंट और टाइम का इक्वेशन आ गया, ठीक है। इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। y क्या यहाँ पे इज I इज इक्वल्स टू, स्लोप क्या होगा यहाँ पे, व्हाट इज द स्लोप, थीटा देखो यहाँ पे, ये थीटा देखो क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज आई नॉट अपॉन टी। माइनस लेंगे क्योंकि स्लोप रिड्यूस हो रहा है, दैट इज माइनस आई नॉट अपॉन टी। यहाँ पे लिखता हूँ, इधर कहाँ लिखो, यहाँ पे m कितना है इसका, माइनस आई नॉट अपॉन टी, ठीक है। स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, tan थीटा से, tan थीटा से स्लोप होता है ना, सो tan थीटा क्या आएगा, अपोजिट अपॉन दिस एडजेसेंट। अपोजिट में क्या है, आई नॉट अपॉन एडजेसेंट में क्या है, ये टाइम t है, ठीक है। माइनस स्लोप है रिड्यूसिंग। x में क्या है हमारा, x को लिखेंगे हम t प्लस c, क्या है c इज द y इंटरसेप्ट, कितना है ये आई नॉट, तो हमने प्लस लिखा इसे आई नॉट, ठीक है। तो इसे थोड़ा रीअरेंज करके लिखेंगे, so I will be equals to I naught minus I naught by T, ये कैपिटल T है यहाँ, दिस इज कैपिटल T इंटू स्मॉल t। तो ये करंट का मुझे इक्वेशन है, I इज इक्वल्स टू आई नॉट माइनस आई नॉट बाई टी कैपिटल T इंटू स्मॉल t। बोलो ये समझ में आया सबको, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिखा, स्लोप क्या आया, y इज इक्वल्स टू एम एक्स सी से मुझे एक रिलेशन मिला, क्या रिलेशन मिला मुझे, फाइनली करंट और टाइम के बीच में रिलेशन मिला है, ठीक है। अभी और एक चीज यहाँ से हमें चार्ज को भी इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। टोटल चार्ज क्यू मतलब चार्ज के टर्म में इनको आंसर अगर नहीं चाहिए होता तो हम सीधा यहाँ पे पुट करके आंसर लेके आते हैं, इनको चार्ज क्यू के टर्म में भी आंसर चाहिए, मतलब यहाँ से कुछ डेटा मिलने वाला है ऐसा इंडिकेट करेंगे। तुम इसको देखोगे, इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ बहुत कुछ देके जा रहा है हमें। ग्राफ ने हमें इक्वेशन दिया,
अब इसका एरिया अंडर द कर्व ऑफ करंट टाइम ग्राफ मुझे देगा चार्ज। जैसे तुम्हें एक्सेलरेशन ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व देता है वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का एरिया अंडर द कर्व देखोगे तो वो में मिलता है डिस्प्लेसमेंट। कुछ उस तरीके से करंट और टाइम का एरिया अंडर द कर्व अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो मुझे देगा चार्ज। ठीक है, सो यहाँ से ये फर्स्ट स्टेप हुई कंप्लीट। ये सेकेंड स्टेप में यहाँ लिखता हूँ, सेकेंड से चार्ज क्यू, टोटल चार्ज क्यू चाहिए ड्यूरिंग दिस ट्रांजैक्शन, टी से लेकर 0 तक जितना भी हो रहा है, टोटल चार्ज Q will be equals to area under the curve I versus T का। कौन सा एरिया? ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल हाफ इंटू बेस, बेस में क्या है कैपिटल T, इंटू हाइट कितनी है ट्रायंगल की I0। मतलब यहाँ पे देखोगे तो क्वांटिटीज में देखना तुम्हें, करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम क्या होता है? चार्ज होता है। इसलिए हमने कहा कि एरिया अंडर द कर्व ऑफ I वर्सेस T गिव्स अस द चार्ज। तो चार्ज क्यों मुझे मिला यहाँ से, ठीक है, ये I0। ठीक है, हम यहाँ पे नहीं रुके, हमने यहाँ से I0 की वैल्यू निकाल ली। यहाँ से मुझे I0 की वैल्यू मिल गई, वो मिल गया मुझे, इसको मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे, Q इज इक्वल्स टू 1 इंटू कैपिटल T इंटू I0। यहाँ से I0 मिल जाएगा 2T अपॉन 2Q अपॉन 2Q अपॉन कैपिटल T। और ये I0 लिख के क्या करोगे, I0 को हम यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, और ये पूरे I को कहाँ पुट करेंगे, यहाँ लेके जाएंगे हम। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का पार्ट बाकी है, इसे लिख लो। ओके, सो नाउ वी हैव कैलकुलेट द करंट टाइम इक्वेशन एंड I0 की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की है। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ करंट in B. So put A in B. So I will be equal to I will equals to 2Q by capital T minus 2Q by T into T. Now H will be equals to 0 to T I square R dt. वे सब्स्टिट्यूट करेंगे, H is equals to 0 to T 2Q upon T minus 2Q upon T square into T इसका होल स्क्वायर into R dt। स्क्वायर करेंगे, उसे सिंप्लीफाई करोगे तो मैं एक दो स्टेप यहाँ पे शॉर्टकट कर रहा हूँ। इसका स्क्वायर करने के बाद जो सिंप्लीफिकेशन आएगा, आई एम राइटिंग दैट स्टेप डायरेक्टली। तो बाहर आ जाएगा ये 4Q स्क्वायर R अपॉन T स्क्वायर, और ये अंदर बचेगा 0 टू T 1 प्लस T स्क्वायर अपॉन कैपिटल T माइनस 2T अपॉन कैपिटल T dt। जो कांस्टेंट टर्म है हमने उसको बाहर लिया, यहाँ से एक स्टेप मैंने शॉर्टकट की है। सो H इज इक्वल्स टू 4Q स्क्वायर R अपॉन T स्क्वायर, अंदर इंटीग्रेट कर लेते हैं। 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 का इंटीग्रेशन आएगा T प्लस यहाँ पे ये T स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, T क्यूब बाय 3। तो दिस इज T क्यूब बाय 3। नीचे वाला जो कैपिटल T है वो कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है यहाँ पे, स्मॉल t। ठीक है, माइनस इस टर्म का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस 2T स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कैपिटल T, टी कट जाएगा, लोअर लिमिट 0
अपर लिमिट टी। सो h इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कैपिटल टी पुट कर लेते हैं, 4q² r अपॉन टी स्क्वायर। सो ये कैपिटल टी प्लस कैपिटल टी क्यू अपॉन 3t स्क्वायर माइनस कैपिटल टी स्क्वायर अपॉन टी। लोअर लिमिट अपर लिमिट टी पुट किया, लोअर लिमिट 0 है तो वैसे भी 0 आने वाला है, तो -0 लिखा नहीं है। h इज इक्वल्स टू 4q² r अपॉन टी स्क्वायर। ये एक स्क्वायर गया, ये गया, ये गया, ये गया, क्या बचेगा अंदर, t प्लस t/3 माइनस, तो प्लस t माइनस t चला जाएगा। आई विल राइट हियर h इज इक्वल्स टू 4q² r अपॉन, तो यहाँ से ये t और एक t स्क्वायर ये भी चला जाएगा, तो it will be 3t at the denominator. So 4q² r upon 3t is the heat produced. This is the answer. Maximum power transfer theorem. मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होता है ये, इसका कुछ स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट लिखो इसका। स्टेटमेंट, पावर सप्लाई by a source to an external resistance maximum is maximum when value of external resistance is equal to the internal resistance of a battery. Internal resistance of power source, or you can say battery. इसका ये स्टेटमेंट है। कहना क्या चाहते हैं ये कह रहे हैं कि आपके पास कोई सर्किट है, सिंप्लिसिटी के लिए हमने एक ही रेजिस्टेंस इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया है, ये बैटरी है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। आइडियल बैटरी होती है तो इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता है, प्रैक्टिकल या रियल बैटरी होती है तो उसको इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इस बैटरी का ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। दिस इज अ रियल बैटरी, दिस बैटरी इज अ रियल बैटरी। रियल आइडल क्या होता है, जिस बैटरी को इंटरनल रेजिस्टेंस हो उसको कहते हैं हम रियल बैटरी। स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी। कैपिटल आर क्या है, ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये तो पता है हमें, ठीक है। अभी क्या करना है इसके अंदर, अब ये करंट सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा हमें पता है। जब कभी ऐसी सिचुएशन होती है, जब कभी इंटरनल रेजिस्टेंस दिया होता है, तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये बाहर के कोई भी सर्किट से सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। अगर मान लो यहाँ पे दो ढेर सारे रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे दो रेजिस्टेंस है, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता उसके साथ ये जो छोटा वाला वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो हमने कहा ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये आर के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट अगर हम निकालते हैं यहाँ से तो क्या मिलेगा मुझे, आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू आर प्लस स्मॉल आर।
ठीक है, तो मुझे करंट देखना है यहाँ पे, तो करंट कितना आएगा, बैटरी सप्लाई कितना कर रही है, ई डिवाइडेड बाय टोटल एक्सक्यूज, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे, आर प्लस स्मॉल आर। तो मैंने करंट फाइंड आउट किया, तो मैंने क्या फाइंड आउट किया, सर्किट करंट, ऐसा लिखो, करंट इन सर्किट, दिस इज द करंट इन द सर्किट। ठीक है, करंट आ गया, ये स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गई। अब स्टेप नंबर 2, एक मतलब क्या है, समझने का तरीका है। हम अभी करते हैं पावर ट्रांसफर टू द एक्सटर्नल सर्किट। मुझे फाइंड आउट करना है पावर, ये बैटरी ने कितनी पावर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में ट्रांसफर की है, क्योंकि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता तो हम सीधा सीधा पावर को लिखते ई इंटू आई। हालांकि यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है तो कुछ खुद की पावर बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस में चली जाएगी। लेट्स से कि अगर ये 200 वैट ये सेल सप्लाई कर सकता है, लेकिन इसके इंटरनल रेजिस्टेंस में अगर 50 वैट चला जाएगा तो ये कैपिटल आर को कितना मिलेगा, 150 वैट ओनली। इस प्रकार से इमेजिन करो, इसलिए हमने कहा है पावर ट्रांसफर्ड टू द एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, तो P इज इक्वल्स टू क्या होगा, आई स्क्वायर आर, आई की वैल्यू वहां से लेते हैं, दैट इज ई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर है तो ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। ठीक है, दिस इज द पावर। हमें कर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, क्या कंडीशन होगी, वो कंडीशन क्या होगी, जब इस रेजिस्टेंस आर में मैक्सिमम पावर ये बैटरी सप्लाई करेगा। मतलब हमने ये कैपिटल आर की वैल्यू जाननी है कि कैपिटल आर की वैल्यू कितनी हो ताकि ये बैटरी से मैक्सिमम पावर उसके अंदर ट्रांसफर हो। तो हम यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हमें पता है कि मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम स्लोप इज इक्वल्स टू 0 करते हैं। जीरो करें। देखो इस प्रकार से, द वैल्यू, यस, द वैल्यू ऑफ P is maximum when स्लोप दैट इज dp अपॉन, किसको मैक्सिमाइज करना है हमें, पावर को लेके किसको मैक्सिमाइज करना है, रेजिस्टेंस को, इसलिए डिवाइडेड बाय डी आर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल हमारा आर है, आर न्यूमरेटर में भी अवेलेबल है, आर डिनोमिनेटर में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम u बाई वी रूल यूज करेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ यूजिंग u बाई वी रूल। u बाई वी रूल क्या कहता है, मतलब दो टर्म की डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, क्वोशिएंट रूल होता है ये डी स्क्वायर। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे dp बाई डी आर, डिवीजन में क्या है, r प्लस आर स्क्वायर, उसका स्क्वायर करो, r प्लस आर का स्क्वायर, मतलब r प्लस आर रेस टू 4 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में जो टर्म थी ओरिजिनली r प्लस आर का स्क्वायर, वो न्यूमरेटर में लिखो, इसको डिफरेंशिएट करो। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ये तो कांस्टेंट है, r का डिफरेंशिएशन होगा 1, सो दिस विल बी ई स्क्वायर, बीच में माइनस साइन लगाओ। अभी इसको एज इट इज लिखो, सो ई स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, ई स्क्वायर इंटू आर इंटू इसका डिफरेंशिएशन करो, आर प्लस आर के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो पहले ब्रैकेट का 2 × 1 डिफरेंशिएशन + करना r। पड़ेगा, तो 2 इधर आ जाएगा, 2 इंटू आर प्लस आर रेस टू 1 इंटू आर का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। So this can be written as 2 into r plus small r. Okay, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको लेकर we go to the next page. is equals to ना 0, तो डिनोमिनेटर वहां जाके 0 हो जाएगा। So this will be r plus r का होल स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर r इंटू 2 इंटू r plus small r।
इज इक्वल्स टू 0, डिनोमिनेटर वहां जाके 0 हो गया। ठीक है, व्हेन यू सॉल्व दिस, मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, तुम इसे सॉल्व करो। आंसर इसका आता है r इज इक्वल्स टू स्मॉल r। द फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी कैपिटल R इज इक्वल्स टू स्मॉल r। इससे क्या इंडिकेट हुआ, मैं पीछे जाता हूँ, इस डायग्राम को देखता हूँ, इस डायग्राम को लेके आते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा इस कैपिटल R की वैल्यू जो इंटरनल रेजिस्टेंस के वैल्यू के बराबर हो जाए या उतनी हो, तो हम कहेंगे कि ये बैटरी मैक्सिमम पावर सप्लाई करेगी इसे। ये किसने बताया, मैक्सिमम ट्रांसफर थ्योरम ने हमें बताया। सो वो स्टेटमेंट रिपीट कर दो यहाँ पे। सो दिस स्टेटमेंट यही सब एक्सप्लेन कर रहा है ना। इसको कॉपी किया और यहाँ पे लिखो, तो अब ये समझ आ जाएगा। द पावर सप्लाइड बाय सोर्स to an external resistance is maximum when the value of external resistance, that is this capital R, is equal to the internal resistance of this power source, that is small r। मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस अगर 0.2 ओहम है, तो ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में अगर तुम 0.2 ओहम का रेजिस्टेंस लगाओगे तो बैटरी मैक्सिमम पावर देगी। इसके काफी यूज है, काफी एप्लीकेशंस वगैरह है, क्वेश्चन भी आते हैं इसके ऊपर। और इस प्रकार के क्वेश्चन हैंडल करने के लिए थेवेनिन थ्योरम ये हमें यूज करना पड़ेगा बहुत बार। मतलब जैसे कि KCL एंड KVL है, KCL KVL से हम कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट सॉल्व करते थे, तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट सॉल्व करने के लिए और एक थोड़ा सा आसान एक थ्योरम है जिसको कहते हैं थेवेनिन थ्योरम, जो कि हम कल के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं।